Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to conduct a mock test and it will include accountancy, economics and statistics. There will be 30 questions for accountancy and 10 questions for economics and statistics each. So do attempt the questions and do let me know how much you scored out of 50 at the end. So here we go. So we will start with accountancy first. So this is basically to evaluate your performance and your practice that is going till date. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एजर्शन रीजन है एजर्शन बोल रही है अ ट्रायल बैलेंस कैन अग्री इवन इफ देयर आर एरर्स इन द बुक रीजन बोल रहा है सम एरर्स अफेक्ट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वली अब देखो अजर्शन ये बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस कैन अग्री इवन इफ देयर आर एरर्स इन द बुक ट्रायल बैलेंस तब भी अग्री कर जाएगा भले ही बुक्स में एरर हो और रीज़न बोल रहा है कि कुछ एरर्स दोनों के डेबिट और क्रेडिट के इक्वल होने को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, सो देखो ये जो एजर्शन है ये बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये चेक करता है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को डिटेक्ट नहीं करता। और जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो दोनों साइड्स को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन या कंपनसेटिंग एरर। सो इन केस में क्या है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल रहते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर भी अग्री कर जाता है। ठीक है, सो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है ना, मेरे को सही सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मुझे एट द एंड यू हैव टू टेल मी आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अपने अपने स्कोर कमेंट डाउन कर लेने से क्या है कि हमें पता चलता रहता है कि सबके स्कोर्स क्या चल रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस कितनी हमने और एज करनी है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वॉयलेट्स द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये गिवन ट्रांजेक्शन्स में से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को कौन सी ट्रांजेक्शन वॉयलेट कर रही है। ओनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश, ओनर विड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल कैश, बिजनेस पेइंग ओनर्स पर्सनल इनकम टैक्स या बिजनेस परचेजिंग मशीनरी। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, सोच लिया आपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटीज़ माना जाता है, मतलब बिजनेस का पैसा अलग और ओनर का पैसा अलग। ठीक है, अब ऑप्शन ए बोल रहा था कि ओनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश। सो देखो ये बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन है, ओनर पैसा ला रहा है बिजनेस में, इसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कोई वॉयलेशन नहीं हो रही है। बी बोल रहा है ओनर विड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, सो इसको हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सो अकाउंटिंग में प्रॉपरली शो किया जाता है, तो ये भी कोई वॉयलेशन नहीं है। डी बोल रहा था बिजनेस परचेजिंग मशीनरी, सो ये भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई वॉयलेशन नहीं है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिजनेस पेइंग ओनर्स पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे दिक्कत है, ओनर का पर्सनल इनकम टैक्स बिजनेस क्यों पे करेगा, ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का तो नहीं है। अगर बिजनेस पे करता है तो पर्सनल और बिजनेस फंड्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो ये डायरेक्टली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहा है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, चलिए अब फिलअप्स वाला क्वेश्चन है। व्हेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इट रिजल्ट्स इन डैश ऑफ प्रॉफिट। बताओ अब क्या होगा जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हो, तो प्रॉफिट्स में क्या चेंज आएगा। सोच लिया क्या आंसर होगा इसका। ओके, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेवेन्यू को आपने कैपिटल के हिस्से में डाल दिया, मतलब जो एक्सपेंस एक्चुअली रेवेन्यू नेचर का था, जैसे रिपेयर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसे गलती से एसेट बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, इससे प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन अगर उसको कैपिटल बना दिया तो वो बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा और P&L में एक्सपेंस कम शो होगा। रिजल्ट क्या होगा कि एक्सपेंस कम दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ओवर स्टेटेड। ठीक है,
ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फोर्थ में हमें पूछ रहे हैं इफ़ अ परचेज ऑफ 5000 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेजेस अकाउंट एंड ऑल्सो टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर्स अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा? डिसअग्री हो जाएगा, अग्री हो जाएगा, डेबिट ज़्यादा दिखेगा या क्रेडिट ज़्यादा दिखेगा? सोच लो क्या इसका आंसर होगा। देखो, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या है, आपने 5000 के गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, है ना? तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, है ना? 5,000 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट बैलेंस हो गया। पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गड़बड़ क्या हुआ कि परचेज को गलती से इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेस क्रेडिट साइड में डाल दिया और सप्लायर को भी क्रेडिट कर दिया, मतलब दोनों साइड ही आपने क्रेडिट में कर दिया। अब देखो डेबिट में जो है वो 5,000 आना चाहिए था, है ना? नहीं आया। क्रेडिट में 5,000 एक्स्ट्रा आ गया, ये 5 तो आना ही चाहिए था, 5 और आ गया एक्स्ट्रा। मैथमेटिकली क्या हुआ, डेबिट 5,000 से कम हो गया, क्रेडिट 5,000 से ज़्यादा हो गया, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 10,000 का डिफरेंस हो गया ना। 5,000 का डेबिट मिसिंग था वो, और 5,000 का क्रेडिट जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया वो। सो इसलिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड एक्सेस शो करेगा, है ना? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 में बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो, सो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं होती। जब एसेट खरीदा था तब कैश गया था, डेप्रिसिएशन सिर्फ उस कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है? रीज़न ने बोल दिया कि ये कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है हम जब डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो बस अकाउंटिंग एंट्री होती है कि कैश पर कैश कहीं पे मूव नहीं होता है ना? आप कनेक्शन देख लो, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, मतलब रीज़न असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो सही आंसर हमारा जो रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नाउ 6 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है ना जो एसेट क्रिएट करे या एसेट की लाइफ को इंक्रीज़ करे या अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए। अब ज़रा हमें जो ऑप्शंस दिए इन्हें हम एनालाइज करते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा था मेजर ओवरहॉल ऑफ मशीनरी इंक्रीजेज लाइफ। सो अगर मशीनरी की लाइफ बढ़ रही है तो ये एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रखना, आपको पूछा है कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है? बी बोल रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग भी एक फिक्स्ड एसेट है, तो ये तो क्लियरली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग लैंड, लैंड लेने के लिए जो लीगल कॉस्ट लगेगी वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, सो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन डी हमें बोल रहा है वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस। सो वाइट वॉशिंग सिर्फ मेंटेनेंस है, इससे एसेट की लाइफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होती, ये जस्ट एक नॉर्मल अपकीप है, ये रूटीन एक्सपेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 7th बोल रहा है कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स विच डैश ईच अदर। सो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट कैंसल ईच अदर। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है दो या ज़्यादा एरर्स जो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वली रह जाता है, मतलब दोनों एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस अग्री कर सकती है, ठीक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नाउ 8 पूछ रहा है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इट विल इफेक्ट व्हाट। देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओमिट कर दिया आपने ट्रायल बैलेंस से तो क्या होगा? देखो, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है और बैलेंस शीट में एसेट के फॉर्म में शो होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओमिट हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट कम हो जाएगी, मतलब दोनों जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? तो इसलिए सही आंसर है बोथ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों पे असर पड़ेगा। नाउ
एजर्शन बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही। मान लो सैलरी 10,000 है और 2,000 उसमें से आउटस्टैंडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 का एक्सपेंस शो करेंगे ना हम लोग। तो यही बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट से। रीज़न बोल रहा है दे रिलेट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड बट रिमेन अनपेड। ये भी बिल्कुल सही है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ही होता है कि एक्सपेंस हो चुका है पर पेमेंट अभी नहीं हुई है। ठीक है, अब कनेक्शन इन दोनों में क्या है, क्योंकि वो करंट पीरियड का एक्सपेंस है इसलिए मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको करंट ईयर में ही इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए रीज़न एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपके पास। ठीक है, एक चीज़ का याद रखना, एजर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको एजर्शन भी स्टेटमेंट सही हो, रीज़न भी सही हो, बट रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो और आप गलती से ए बी की जगह ए को करेक्ट कर दें, टिक कर दें, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में तालमेल भी होना चाहिए, वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। ठीक है, दोनों सही ही हैं बोथ ए एंड बी के केस में। सो एग्ज़ाम के टाइम पे इस चीज़ में थोड़ा आपने ध्यान रखना है। नाउ 10th में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट। कौन सा एरर जो है प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं डालेगा। ज़रा पढ़ते हैं हम सारे ऑप्शंस को। ए बोल रहा था सेल ऑफ एसेट्स ट्रीटेड एज सेल्स। सो ये गलत क्लासिफिकेशन हो गई, आपने एसेट को बेचा और सेल्स के अंडर डाल दिया आपने। इससे क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगा और प्रॉफिट आपका इन्फ्लेट होगा। तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, आपको क्वेश्चन में पूछा है जो ना अफेक्ट करे प्रॉफिट को वो बताना है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है सही आंसर। बी बोल रहा है ओमिशन ऑफ परचेजेस। सो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब एक्सपेंस कम शो होगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आपका अफेक्ट हो रहा है। वेजेस ट्रीटेड एज मशीनरी। वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंस था, अगर आपने उसको मशीनरी बना दिया तो एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है ना। फिर उसके बाद आप देखो ऑप्शन नंबर डी, ये बोल रहे हैं ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड नहीं की तो एक्सपेंस आपका कम शो होगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सो ये भी बेसिकली प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो टेक्निकली देखें तो सारे ऑप्शन जो है प्रॉफिट को अफेक्ट कर ही रहे हैं इसमें। ठीक है, नाउ 11th में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ हाउ मेनी इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 इफेक्ट। ठीक है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, अब आप लोगों ने हज़ारों बार एक पढ़ लिया है। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, सो 2 इफेक्ट सही रहेगा इसका आंसर। अ बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड विल रिजल्ट इन व्हाट। अब पहले सिचुएशन को समझो। बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, हमें पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो डिसऑनर हो गया मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो करेक्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम इसे कि बिल रिसीवेबल को हम कैंसिल कर देंगे और डेटर को हम दोबारा डेबिट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसऑनर तो हो गया है ना, एंड नॉट रिकॉर्डेड, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब बुक्स में अभी भी बिल रिसीवेबल एसेट्स के रूप में ज़िंदा है, जबकि एक्चुअल में पैसा मिलना अभी फ़िलहाल डाउटफुल है। तो एसेट्स ज़्यादा शो हो रही हैं, है ना। तो इसीलिए इसका क्या असर होगा, इसका असर होगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ एजर्शन बोल रही है प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटीज़। देखो प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न बनाया जाता है नॉन लायबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं होता बट लायबिलिटी सर्टेन होती है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के केस में, है ना। तो एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न बोल रहे हैं रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व बनाया जाता है प्रॉफिट में से फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ध्यान दो क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। अभी जो मैं आपको बात बता रही थी, बातें दोनों सही हैं पर इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स दे रखे हैं, है ना। तो इसीलिए हैं तो दोनों के दोनों ट्रू बट कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, नाउ 14th में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट।
बताओ कौन सी होगी फिक्टिशियस एसेट। इस टॉपिक पे हमने बहुत बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। देखो, फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली रियल एसेट्स नहीं होती, ये फ्यूचर बेनिफिट नहीं देती, सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती हैं। ठीक है, अब ज़रा गुडविल देखो, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है बट रियल एसेट कैटेगरी में आती है ये, है ना, तो ये फिक्टिशियस नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्मेशन में जो इनिशियली एक्सपेंस थे तो ये वही होते हैं। सो ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते, सिर्फ टेम्परली बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। सो बेसिकली ये फिक्टिशियस एसेट है। बाकी डेटर तो है ही करेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट भी रियल एसेट है। ठीक है, सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 15th में पूछ रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन एज डैश इन बैलेंस शीट। देखो, एडवांस में इनकम रिसीव हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा मिल गया लेकिन सर्विस या गुड्स अभी प्रोवाइड नहीं किए, मतलब अर्निंग अभी हुई नहीं। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है कि इनकम तब रिकॉर्ड की जाएगी जब अर्न हो। तो अभी तो पैसा जो मिला है वो एक्चुअल बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में अभी आपने काम उसके लिए करना है, इसलिए बैलेंस शीट में इसको हम क्या शो करेंगे, एज अ लायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। 16th में बोल रहे हैं इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट विल बी व्हाट। देखो, डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की कॉस्ट का सिस्टमेटिक एलोकेशन। ये तो एक एक्सपेंस है, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो क्या होगा, एक्सपेंस कम शो होगा। एक्सपेंस कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है। मैथमेटिकली लेस एक्सपेंस मीन्स हायर प्रॉफिट, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 17th में पूछ रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट इंश्योर्स करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मैचिंग कंसेप्ट ये ध्यान देता है कि प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट हो। रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड्स आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड्स। एक उस साल के रेवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच किया जाता है। अब आप मुझे बताओ ये सही है कि नहीं है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 17th का आंसर क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक होती है फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। नाउ 18th में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ओनली बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा सिर्फ बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। देखो, सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। सो ये तो P&L में भी जाता है क्योंकि एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो दोनों अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। बी बोल रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो ये भी P&L में एज एन एक्सपेंस शो होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ऐड होता है, ये भी दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आया ड्राइंग। सो ड्राइंग है ओनर का विड्रॉल, ये कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है बैलेंस शीट में, P&L में ये नहीं जाता, ये सिर्फ बैलेंस शीट को ही अफेक्ट करता है, तो सही आंसर यही रहेगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे होती है इनकम, डेबिट में होते हैं एक्सपेंस। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट ज़्यादा होती तो लॉस होता है ना, तो इसलिए फिलहाल सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट। ओके, इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स इट इज़ कॉल्ड व्हाट। आपने ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए हो तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, नाउ 21 में क्या बोल रहे हैं हमें, लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल। ठीक है, लेजर कब बन रहा है, जर्नल के बाद। बिल्कुल सही, सही बात है, लेजर बाद में बनता है, पहले हम एंट्री करते हैं उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं। लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो ये भी सही है, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन का फाइनल क्लासिफिकेशन यही होता है। सो जर्नल सिर्फ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करता है, लेजर जो है अकाउंट वाइज उसे रिकॉर्ड देता रहता है। अब ज़रा हम देखते हैं इनके बीच में कनेक्शन क्या है। देखो, लेजर जर्नल के बाद क्यों बनता है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर में पोस्टिंग होती है, इसलिए यहाँ पे रीज़न एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है, तो सही आंसर हमारा ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ 22 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल।
इनमें से गिवन ट्रांजैक्शंस में से कौन सी आपकी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी। तो ज़रा एक बार वर्किंग कैपिटल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है, ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ज़रा हम एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आप मशीनरी खरीद रहे हो कैश से, तो यहाँ पे मशीनरी आपकी है फिक्स्ड एसेट, कैश है आपकी करंट एसेट। तो आपकी कैश यहाँ पर कम हो रही है ना, तो वर्किंग कैपिटल को ये कैश आपके करंट एसेट है, तो करंट एसेट कम होने से आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ इंक्रीज़ पूछ रहे थे। बी पे बोल रहे हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो कैश दे रहे हो आप, करंट एसेट है, वो करंट एसेट कम हो गई, और लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म की थी वो ये करंट की तो थी नहीं, तो अगेन वही सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पर आपका फिर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। फिर बोल रहे हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आपने सामान बेचा है, उधार पे बेचा है, तो आपके डेटर्स बढ़ गए और स्टॉक आपका कम हुआ, करंट एसेट्स आपके कम हो गए। तो नॉर्मली सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होती है कॉस्ट से, इसलिए करंट एसेट्स नेट इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड ये हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ 23 में बोल रहे हैं द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज़ नोन एज व्हाट। सो देखो, ये डेफिनेशन डायरेक्ट थ्योरी वाली है। सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एसेट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करना है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, एमोर्टाइजेशन किसे कहते थे, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है इसको। ठीक है, और प्रोविजन ये हमें पता है एक्सपेक्टेड लॉस या लायबिलिटी के लिए इसे यूज़ करते हैं, और डिप्लीशन ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए। नाउ 24 क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं इफ़ कैपिटल इज़ ओवर स्टेटेड इट मे बी ड्यू टू व्हाट। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, क्या है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना, यही है ना, कैपिटल इक्वल्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब सोचो कैपिटल कब ज़्यादा शो होगा, या तो आपकी एसेट्स ज़्यादा शो हो रही हो या आपकी लायबिलिटीज़ कम हो रही हो शो, है ना, यही होगा। अब ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। ए बोल रहा था अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, तो ये तो गलत है, अभी हमने बोला एसेट्स आपकी ज़्यादा दिखनी चाहिए। बी बोल रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगेन ये गलत है, हमने बोला लायबिलिटी कम दिखनी चाहिए। सी बोल रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, सो सी हमारा सही आंसर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 25 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट रिक्वायर सेम अकाउंटिंग मेथड्स टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बार जो अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड SLM या WDV, तो यूज़ उसको हर साल वैसे ही करना है, हर साल वही फॉलो करना है। क्यों, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल हो सके। अगर हर साल मेथड चेंज करते रहे तो प्रॉफिट कभी ज़्यादा कभी कम आएगा, कंपैरिजन भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए एजर्शन आपकी बिल्कुल सही है ना। रीज़न बोल रहा है इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, यही बताया ना मैंने अभी आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो रीज़न भी सही है बिल्कुल, और एजर्शन भी सही है, और वो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 26 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो ज़रा एक बार क्विकली रिवाइज करो। नॉमिनल कौन सा था, जिसमें एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स हो। ठीक है, अब देखो ए बोल रहा है रेंट, तो ये तो एक्सपेंस है, ये नॉमिनल है। कमीशन ये भी एक्सपेंस है, इनकम भी हो सकता है, तो ये भी नॉमिनल है। फिर सैलरी ये भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल है। सही आंसर रहेगा कैश, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, ये एक हमारी एसेट है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 27 हमें बोल रहा है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कैश से गुड्स खरीदे तो कैश कम और स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, लोन ले रहे हो तो कैश ज़्यादा, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो ये सही आंसर रहेगा।
अब ज़रा बताओ कंजर्वेटिज्म कौन सा था? ये कहता था कि लॉस को जल्दी रिकग्नाइज कर लो। गोइंग कंसर्न क्या कहता था? बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, यही हमारी अजम्पशन रहेगी। मैचिंग क्या कहता था? कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है उसी साल की उसी साल में, ठीक है। नाउ 28 बोल रहा है अ चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड विल कॉज व्हाट। अब ज़रा सिचुएशन को समझो। कस्टमर ने चेक दे दिया लेकिन हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ ना, तो क्या होगा कि कैश बुक में हम एंट्री कर देते हैं बैंक कॉलम की डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक को पता ही नहीं है क्योंकि डिपॉजिट तो हुआ ही नहीं है। इसीलिए कैश बुक का बैंक बैलेंस ज़्यादा शो करेगा और पासबुक में एंट्री ही नहीं होगी। तो कौन हायर होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हायर होगा, ठीक है। तो देखो ये कहाँ, ऑप्शन नंबर ए देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी हायर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक चीज़ आपने ना ट्रिक याद रखनी है कि अगर चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ऐसी सिचुएशन में आपकी कैश बुक हायर रहेगी, और अगर है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पासबुक हायर रहेगी, ठीक है। नाउ 29 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन इज डन व्हेन रेवेन्यू इज अर्नड, और रीज़न बोल रहा है इट फॉलोज एन अक्रूवल कंसेप्ट। अब ज़रा कंसेप्ट को क्लियरली देखो। रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होती है? जब वो अर्न होती है, नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। जैसे गुड्स अगर क्रेडिट पर बेचे तो पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू अभी रिकग्नाइज होगी। ये कौन से कंसेप्ट की वजह से होता है? ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से, है ना। अक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकर हुई है या अर्न हुई है, कैश के बेसिस पे नहीं चलो। इसीलिए आपका एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये की एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए अब हम जाते हैं इस टेस्ट पेपर की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30, यह हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मे रिजल्ट इन द अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब अंडर स्टेटमेंट का मतलब कि प्रॉफिट एक्चुअल से कम शो हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आने से क्या होगा कि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो उससे प्रॉफिट आपका ज़्यादा आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओवर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अंडर स्टेटमेंट बोला है, तो ये आपका गलत हो गया। बी बोल रहा है कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंस को आपने एसेट बना दिया, कैपिटलाइज कर दिया आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को। इससे क्या होगा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आना चाहिए था, एक्सपेंस के रूप में आना चाहिए था। अब वो एक्सपेंस के रूप में आएगा ही नहीं क्योंकि आपने उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट आपका एक्सपेंडिचर कम शो हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कम शो होने की वजह से क्या होगा? आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगेन ये गलत हो जाएगा सही आंसर में, क्योंकि आपको अंडर स्टेटमेंट पूछा है। डी आपको बोल रहा है नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगेन आपने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस था, डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, डेबिट साइड में आपने खर्चा नहीं लिखा, अगेन आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है नॉट रिकॉर्डिंग अक्रूड इनकम, ठीक है। सो आपने अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी इनकम कम हो रही है, तो इनकम कम हो रही है यानी कि क्रेडिट साइड में आपने कम लिखा है, तो क्रेडिट साइड में कम लिखने की वजह से हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, तो उस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 30 आप लोगों ने कितना स्कोर किया, सच सच बताना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन की तरफ। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स का ये सेक्शन है, ठीक है। एजर्शन रीजन बेस्ड है। एजर्शन हमें कह रहा है व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1
अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू। और रीज़न क्या कह रहा है, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो इकोनॉमिक्स में जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर आपकी देखो, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन 1 होती है तो डिमांड इलास्टिक कंसीडर की जाती है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस से ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्राइस 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी 25% इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसलिए डिमांड इलास्टिक होती है। अब रेवेन्यू के कंसेप्ट की भी बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस पर और क्वांटिटी सोल्ड पर। ठीक है, अब ज़रा असर्शन को हम एनालाइज करते हैं। असर्शन कह रहा है व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मतलब अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी तो अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज द टोटल रेवेन्यू। देखो, इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस जैसे डिक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ होने पे डिमांड बढ़ जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए आपका जो एजर्शन है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब रीज़न को समझते हैं। रीज़न बोल रहा है व्हेन डिमांड इज़ इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो यही एग्जैक्टली इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन है और यही कंडीशन भी होती है इलास्टिक डिमांड की कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में। इसीलिए डिमांड जो है वो इलास्टिक कंसीडर की जाती है। सो आपका रीज़न भी ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, सबसे पहले देखो, प्राइस डिक्रीज़ होता है तो इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। सो टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एज अ रिज़ल्ट आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब रीज़न डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पूछ रहे हैं इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC आपको दिया हुआ है 0.75। आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है। सबसे पहले मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझते हैं। मल्टीप्लायर कंसेप्ट को डेवलप किया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मल्टीप्लायर का बेसिक आइडिया क्या है कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो नेशनल इनकम उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली 100 रुपये की इनकम आपकी क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्पेंडिंग साइकिल की वजह से इनकम जो है वो आपकी 200, 300, 400 तक बढ़ सकती है। इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप ये देखो, मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब MPC क्या है, MPC का मतलब इनकम का कितना हिस्सा लोग कंज्यूम करते हैं। MPC का अपना फॉर्मूला क्या होता है, MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में क्या अंतर आ रहा है, ये होता है MPC। फिलहाल हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लायर निकालना है, MPC दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है। तो MPC की जगह 0.75 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 में से 0.75 को माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/0.25। तो इसको कैलकुलेशन करोगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। ये 2 कॉलम्स दे रखे हैं आपको। तो अब आप ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। होता क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब डिमांड हर प्राइस पर इन्फिनिटी क्वांटिटी के लिए अवेलेबल हो, मतलब कंज्यूमर प्राइस में थोड़ा भी इंक्रीज टॉलरेट नहीं कर रहे और जो प्राइस है वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ग्राफ इसका कैसे बनता है, इसका जो ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिल्कुल, और इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, सो
तो यहाँ गिवन में से आपके पास ए किससे मैच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ए जो है आपका 2 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, ए है हमारा 2 के साथ मैच कर रहा है। फिर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब कंज्यूमर प्राइस बढ़ने या घटने पर भी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बदलते, मतलब डिमांड जो है वो आपकी कांस्टेंट रह रही है, वो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ग्राफ इसका कैसे बनता है, वर्टिकल बनती है ग्राफ की लाइन, इसकी डिमांड लाइन, और इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। सो बी किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ, वर्टिकल डिमांड कर। तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं, तब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है। तो सी किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। फिर लास्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब जब डिमांड प्राइस चेंज के लिए सेंसिटिव हो लेकिन परफेक्टली इलास्टिक ना हो, तब इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर देन 1। सो डी विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो ये इनके मैचिंग पेयर्स है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आप देख लो कौन से ऑप्शंस में ये मैच करेगा, दैट विल बी योर आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोल रहे हैं अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 10,000 टू 15,000 पर मंथ, ठीक है। 10,000 से 15,000 उसकी इनकम हो गई है। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड राइजेज फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स। अब कोई पर्टिकुलर गुड होगा ना, उसकी डिमांड जो है पहले 5 यूनिट खरीदा था, अब वो 8 यूनिट खरीद रहा है। आपको बोल रहे हैं फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट द गुड इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन को समझो और बताओ कि गुड जो है वो किस टाइप का गुड है इन चारों ऑप्शंस में से। पहले ना आप इनकम इफेक्ट को समझो। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ये होगा नॉर्मल गुड्स के केस में, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप आशीर्वाद आटा खाओगे, डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। अब दूसरा सिनेरियो समझो, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, ये हो रही है इन्फीरियर गुड्स के केस में। मतलब अब आपकी इनकम बढ़ रही है तो अब आप आशीर्वाद आटा प्रेफर करोगे ना, कोई सो कॉल्ड ABC आटा तो आप खाओगे नहीं, तो एज अ रिजल्ट उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है वो घट जाती है इनकम बढ़ने पे, पर नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन में आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही थी, तो ये किस सिचुएशन जो है किस केस में होती है, ये होती है नॉर्मल गुड के केस में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन ए में बोल रहे थे इन्फीरियर गुड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्फीरियर गुड की क्राइटेरिया कुछ और था। सी में बोल रहे थे आपको गिफन गुड। गिफन गुड क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड होता है और ये लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है। इसमें क्या होता है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है सही आंसर। तीसरा बोला परफेक्टली इन इलास्टिक गुड, इसमें क्या होता है कि डिमांड डज नॉट चेंज विद प्राइस और इनकम। तो यहाँ पर तो डिमांड बढ़ रही थी, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन हमें बोल रहा है इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टर क्या होते हैं पता है आपको, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट करती है और कोई भी फर्म का एंट्री या एग्जिट में कोई बैरियर नहीं होता है। और जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नई फर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लॉस हो रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो वाइंड अप कर लेती है। अब अजर्शन जो है ये आपको बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म जो होती है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करती है ना। नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट तो उनको चाहिए ना अपनी फर्म को रन करने के लिए। सो वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कंसिडर किया जाता है। तो एजर्शन तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आते हैं रीज़न के ऊपर। रीज़न बोल रहा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म एलिमिनेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जैक्टली, देखो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है, नई फर्म्स आ जाती, नई फर्म्स आ जाती तो प्राइस कम हो जाता, प्राइस कम हो जाता तो अगेन आपका प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाता, है ना। और अगर लॉस चल रहा होता है इंडस्ट्री में तो फर्म्स एग्जिस्टिंग जो है वो चली जाएंगी, फर्म चली जाएंगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लॉसेस डिसअपियर हो जाएगा। तो
अंत में आप वही नॉर्मल प्रॉफिट वाली कैटेगरी में ही आ जाओगे। सो एजर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, और रीज़न आपके एजर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये बता रहा है आपको कि वाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज़ एलिमिनेटेड, बिकॉज फर्म इज़ अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, if income increases by 200 rupees and consumption increases by 150, the marginal propensity to consume will be what? देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, इनकम इंक्रीज दिया हुआ है, चेंज इन इनकम दिया हुआ है 200 है, और चेंज इन कंजम्पशन दिया हुआ है 150 है। आपने एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, 150 को और 200 को आप डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अगर मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला जाता तो मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे आप, इसका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैचिंग का क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये 2 कॉलम दिए हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स दिए हैं, आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। सबसे पहले आपको दिया है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी काम की डिमांड सीज़न के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है और ऑफ सीज़न में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो कहलाई जाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हार्वेस्ट सीज़न के बाद वही हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और ऑफ सीज़न में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रह गई। तो इसका किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन 2 के साथ, ऑफ सीज़न जॉब लॉस। ठीक है, तो ए गया 2 के साथ। अब बी बोल रहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, जब वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे होते हैं या नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वॉलेंटरी होती है कई बार, और जब आप ढूंढ रहे होते हो कोई नौकरी, उस कारण भी ये होती है फ्रिक्शनल। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ, वर्कर शिफ्टिंग जॉब्स। सो बी गोज विथ 1। सी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज होने से कुछ स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ क्लोज हो जाती हैं, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती हैं। जैसे मान लो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से आईटी में शिफ्ट कर लिया, या फिर क्या कहते हैं, ऑटोमेशन ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। तो ये किसे मैच कर रही है, सी के साथ, 3 के साथ, चेंज इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा मैच। सो गिवन ऑप्शंस में से आप देखो, आपका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोल रहे हैं सपोज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्सेस हैविली वाइल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। आपको क्या बोल रहे हैं ये, आपको बोल रहे हैं सपोज करो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को बहुत हैविली इंक्रीज कर रही है, पर खर्चे जो है वो बदल ही नहीं रही है, खर्चे उसके सेम रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दिस विल मोस्ट लाइकली लीड्स टू व्हाट, कहते हैं ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को समझते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट से। सुनो, एग्रीगेट डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो क्या कहता है, एडी, ये होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स का समेशन। ठीक है, यहाँ पे जो कंजम्पशन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्पोजेबल इनकम, कितनी इनकम आप, डिस्पोजेबल इनकम आपके पास है ना। अब देखो टैक्स जो बढ़ रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर टैक्स बढ़ेंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, मतलब लोगों के पास कम इनकम रहेगी खर्च करने के लिए, एज अ रिज़ल्ट कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। अब अगर आपकी कंजम्पशन कम हो रही है तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है ये भी तो गिर जाएगा। इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो यही सिचुएशन है, कंजम्पशन के डिक्रीज होते ही हमारे एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया।
इनमें से क्या आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे? देखो नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही होता है नेशनल इनकम। आप देखो, आप ऑप्शंस को देखते हैं, हम सारे ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो इट इज़ पेड फॉर द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड। सो ये एक प्रोडक्टिव काम है, सो इसको तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा कि इसको नहीं करेंगे, वो बताना है। बी बोल रहा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस। सो आप घर से रेंट रिसीव कर रहे हो, तो ये आप इनकम रिसीव कर रहे हो प्रॉपर्टी में से, तो ये आपकी फैक्टर इनकम कंसीडर की जाती है और ये भी नेशनल इनकम का पार्ट है। सी ऑप्शन बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल। सो यू आर गेनिंग इनकम फ्रॉम बाय लेंडिंग कैपिटल, सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Now option number 4 is saying old age pension from government. So this is a transfer payment and you are not earning anything, है ना? कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो टू गेट ओल्ड एज पेंशन। आप सिर्फ पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ओल्ड हो, आपने कोई काम नहीं किया इसके बदले, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या एक्सचेंज नहीं हुआ है। हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपने, जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम because they do not represent the current production. So the correct answer will be option number D. Now question number 10, इसमें assertion reason है। assertion क्या दिया हुआ है आपको? Inflation reduces the purchasing power of money. Inflation क्या होता है? जब जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूस राइज कर रहा है तो इकोनॉमी में मनी का वैल्यू कम हो जाता है। प्राइस बढ़ रहा है तो एक ही पैसे से आप कम गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हो, इसलिए जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाएगी। सो एजर्शन सही बोल रहे हैं ना, इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ट्रू। नाउ अब रीज़न को समझते हैं। ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही यही है कि प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मनी का वैल्यू में इफेक्टिव लॉस आएगा। हेंस द रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू। Now we need to understand, does reason explains assertion or not? So yes, it is explaining the assertion. Assertion is about purchasing power decrease and reason explains why it decrease, because general price level increases. Hence there is perfect explanation match. So the correct answer will be option number A. ठीक है, ऑल राइट। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के 10 MCQs। सो नाउ डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 10, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, जो कि है स्टैटिस्टिक। ये भी 10 मार्क्स का है, तो इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड स्क्यूनेस इन अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्क्यूनेस का क्या कंसेप्ट है। देखो स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर एसिमेट्रिक है तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा टेल है। अगर डाटा बिल्कुल सिमेट्रिक है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्यूनेस जो होती है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। अगर डाटा का टेल राइट साइड पॉजिटिव साइड में लंबा हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाई जाती है, और अगर जो टेल है वो लेफ़्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है, उधर उस डायरेक्शन में दिखे तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाई जाती है। सो स्क्यूनेस ना बेसिकली एसिमेट्री का मेजर है। अब ज़रा हम वन बाय वन करके ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन 1 हमें क्या बोल रहा है? इट मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट द डाटा वैल्यूज़ आर फ्रॉम द मीन। देखो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। स्क्यूनेस इज़ नॉट अबाउट स्प्रेड, इट इज़ अबाउट एसिमेट्री। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन सी हमें बोल रहा है इट शोज़ द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। सो ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की डेफिनेशन के करीब है, स्क्यूनेस के नहीं। सो स्क्यूनेस मीडियन से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता, हैंस दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी बोल रहा है इट इज़ द रेशो ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो ये रेंज रेशो या एक्सट्रीम रेशो के लिए हो सकता है, स्क्यूनेस के लिए नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Correct answer is option B. It indicates the direction and degree of asymmetry of the distribution. ये बिल्कुल सही है। डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यू, डिग्री मतलब कितनी ज़्यादा स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस मेक्स द करेक्ट सेंस, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 हमें बोल रहा है कंसीडर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करो जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन नंबर्स में हैं, या आपको बोल रहे हैं विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से कौन सी वाली सेंट्रल टेंडेंसी सबसे लीस्ट अफेक्टेड रहेगी। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मीन से शुरू करते हैं। देखो, मीन में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो मीन ईजिली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो मीन इज़ हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब मीडियन के केस में क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है ना मीडियन, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अगर इवन नंबर हो, इवन में हो ऑब्जर्वेशंस, तो मीडियन क्या होता है, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है क्योंकि मीडियन सिर्फ मिडिल पोजीशन को देखता है ना, आगे पीछे वालों को तो ये बिल्कुल इग्नोर करता है। सो इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स। अब मोड के केस में क्या होता है, इट इज़ मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ अफेक्ट ही नहीं करते इसको, पर मोड कभी कभी अनरिलायबल होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो। मोड का इफेक्ट जो है वो लीस्ट अफेक्टेड के कैटेगरी में आ सकता है, पर मीडियन ज़्यादा स्टेबल होता है। ज्योमेट्रिक मीन को भी डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर एक ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा हो या ज़ीरो हो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, अब ज़रा दोबारा देखते हैं। मीन क्या था, इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीडियन क्या था, मिडिल वैल्यू का था और ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के। मोड भी नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स है और ज्योमेट्रिक मीन भी वेरी सेंसिटिव है ना। फिर क्या है कि इन चारों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो लीस्ट अफेक्टेड रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। ठीक है, सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मीडियन पर सबसे कम इफेक्ट होता है, इसलिए ये जो है इसको हम कंसीडर करते हैं इसके लिए। ठीक है, सो मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ये बाकी सारी एक्सट्रीम वैल्यूज से इजीली डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोल रहे हैं इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ वेरिएंस इज इक्वल्स टू ज़ीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वेरिएंस ज़ीरो है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, वेरिएंस का क्या कंसेप्ट है, वेरिएंस मेजर करता है डाटा पॉइंट्स मीन से कितना डेविएट कर रहा है। अगर वेरिएंस आपका ज़ीरो है तो फिर क्या होगा, इन ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल, सो दिस इज़ ट्रू। अगर आपका वेरिएंस ज़ीरो है तो इसका मतलब कि कोई डेविएशन ही नहीं है, सारी वैल्यूज सेम है। जैसे मान लो 5 5 5 5 ऐसे ही है सारी, मीन भी 5 आ जाएगा और वेरिएंस आपका ज़ीरो आ जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक बार हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी बोल रहा था मीन इज़ ज़ीरो, सो मीन ज़ीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब वेरिएंस के ज़ीरो होने का मतलब मीन का इक्वल हो सब वैल्यूज़ पर मीन का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है ना। अब सी बोल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स वन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट। वेरिएंस ज़ीरो है तो ज़ीरो का रूट ये तो नॉट वन है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सब वैल्यूज सेम प्रोबेबिलिटी पे आकर करें लेकिन वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल। वेरिएंस इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब डाटा पॉइंट्स मीन के बिल्कुल सेम है, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इररेलेवेंट रहती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, को रिलेशन का कंसेप्ट बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। देखो, को रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। को रिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपका को रिलेशन मोर देन ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव रिलेशन को बताता है, मतलब दोनों वेरिएबल एक साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर आपका को रिलेशन लेस देन ज़ीरो है उसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर आपका को रिलेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है इट मीन्स देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, सो को रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है
नॉन लीनियर रिलेशनशिप का कोरिलेशन ज़ीरो आ सकता है। दूसरी बात, कोरिलेशन जो है ये कैजुएशन नहीं बताता, सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ए बोल रहा है ना इट इम्प्लाइज कैजुएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये नहीं बताता, ये सिर्फ रिलेशन बताता है। ये आपकी मोर देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन, पर लेस देन -1 नहीं हो सकता, मोर देन वन हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो आपका इसलिए गलत ही होगा क्योंकि ये तो मिसकंसेप्शन है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कोरिलेशन कैन टेक वैल्यूज ग्रेटर देन वन इफ रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। मैथमेटिकल लिमिट जो है ना कोरिलेशन की, वो क्या होती है, मोर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू +1। ठीक है, सो आर का मोर देन वन होना ही इम्पॉसिबल है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी हमें बोल रहा है ज़ीरो कोरिलेशन ऑलवेज इंडिकेट दैट द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। सो ज़ीरो कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप एब्सेंट का मतलब होता है, नॉन लीनियर डिपेंडेंसी हो सकती है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, कोरिलेशन मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोरिलेशन का फॉर्मूला यही बताता है, लीनियर डेविएशंस को मेजर करके बताता है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप का कोरिलेशन ज़ीरो आ सकता है इवन अगर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो तो। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है अ डाटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू। देखो, पॉजिटिव स्क्यूड बोला है ना आपको, पॉजिटिव स्क्यू मतलब राइट स्क्यू, मतलब टेल राइट साइड में लंबा होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो बड़े नंबर होते हैं इसमें। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी पे, ये क्या है कि मीन सभी वैल्यूज़ का एवरेज है। एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू की वजह से आपका मीन जो है मीडियन से भी ज़्यादा होता है और मीडियन मोड से ज़्यादा होता है। ठीक है, मीडियन के केस में क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, ये टेल थोड़ा सा इफेक्ट होता है बट मीन से कम होता है। मोड के केस में, मोड क्या था, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो ये मोड के केस में यूजुअली लेफ्ट साइड में होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। मीन आपका मीडियन से भी बड़ा है और मोड से भी बड़ा है, मोड इज़ लेस देन मीडियन, मीडियन इज़ लेस देन मीन, ये बिल्कुल सही है। पॉजिटिव स्क्यू में मोड सबसे छोटा होता है और मीन सबसे बड़ा होता है और मीडियन बीच का रहता है। ठीक है, ये वाला जो केस है ना ऑप्शन ए वाला, ये आपका नेगेटिव स्क्यू का रूल है। और ये जो सी का केस है जिसमें तीनों बराबर है, ये परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो डी वाला केस है आपका, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये ऐसे कुछ भी लिख दिया इन लोगों ने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, एजर्शन दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और रिलेशन रीज़न बोल रहे हैं वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। अब आप देखो, इन्होंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और ये हमेशा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मोर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, सो इट इज़ नॉन नेगेटिव, सो एजर्शन इज़ ट्रू। रीज़न बोल रहा है वेरिएंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है किसका, डेविएशंस फ्रॉम द मीन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। सो स्क्वायरिंग करने से तो वैसे ही कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं रहता, नेगेटिव भी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो रीज़न भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में लिंक है कि नहीं। तो देखो, एजर्शन ने बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और रीज़न ने बोल दिया कि वेरिएंस जो है वो मोर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। सो बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दोनों सही भी हैं और वो एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बोल रहे हैं द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन इज व्हाट। देखो, डेविएशन का कंसेप्ट समझो। डेविएशन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये है फॉर्मूला, बताती हूँ आपको। जब हम, ये देखो, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हम सम ऑफ डेविएशन मीन में से निकालते हैं
तो हमेशा ये वाली सिचुएशन होती है, ये हमेशा ज़ीरो होता है। पर जब हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो नहीं होता है। मीडियन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मीडियन क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस को। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। क्योंकि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वार्टाइल इज इनकरेक्ट। तो देखो क्वार्टाइल क्या होता है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्वार्टाइल 1, Q1 क्या होता है, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो Q1, 75% इज अबव। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, जिसे मीडियन भी कहते हैं, ये क्या है, 50% ऑब्जर्वेशन बिलो, 50% ऑब्जर्वेशन अबव, इन बिटवीन होता है ये। क्योंकि क्वार्टाइल 3 ये क्या बोलता है, 75% ऑब्जर्वेशन बिलो एंड 25% अबव, ये होता है 3 क्वार्टाइल्स आपके। ठीक है, अब आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कैसे निकालते हैं, ये निकलती है Q3 माइनस Q1 करके। सो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, इट इज़ अ रोबस्ट, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। सो एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन 1 आपको क्या बोल रहा है, ये याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि इनकरेक्ट वाला बताना है। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है Q1 डिवाइड्स द लोअर 25% ऑफ डाटा फ्रॉम द अपर 25 ये 75%। सो दिस इज करेक्ट, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। बी बोल रहा है Q3 इज द मीडियन ऑफ अपर हाफ ऑफ द डाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अभी हमने पढ़ा ना Q3 हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन ऑफ अपर 50% ऑफ डाटा से। सी बोल रहा है IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर्स द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ डाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो ऑप्शन डी है, क्वार्टाइल्स आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली क्वार्टाइल्स आर रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज मोस्टली अफेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल्स और मीडियंस जो हैं ये वो लीस्ट अफेक्टेड रहते हैं, लेस अफेक्टेड रहते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, अ रिसर्चर फाइंड्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डाटा सेट इज 20%, डाटा सेट ए इज 20% एंड डाटा सेट बी इज 25%, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट देन। देखो CV आपको दे रखा है दोनों डाटा का, ए का भी दे रखा है 20% है, बी का दे रखा है 25%। आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ज़रा CV का कंसेप्ट समझते हैं। CV कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये ऐसे निकलता है CV। इसका मकसद क्या होता है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर करना। रिलेटिव वेरिएबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, वो होता है रिलेटिव वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका CV हायर होगा उतना ही मोर वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू मीन होगा। और CV याद रखना हमेशा परसेंटेज में होता है, क्योंकि इंटू 100 किया हमने। और CV एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं कंपेयर करता, सिर्फ रिलेटिव स्प्रेड को मेजर करता है। अब ज़रा ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था आपको, डाटा सेट ए इज़ मोर वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स मीन देन डाटा सेट बी, सो दिस इज़ रॉन्ग। अब ए का तो 20% है, बी का 25% है, बी वाला तो ज़्यादा है ए से, बी ज़्यादा वेरिएबल है रिलेटिव से, सो इट इज़ मीन, ये गलत है। बी आपको बोल रहा है डाटा सेट बी इज़ मोर वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स मीन देन डाटा सेट ए, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये ए ऑप्शन का ही वाइसा वर्सा हो गया ना, उसका उल्टा हो गया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द पी वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक्स को थोड़ा जानते हैं हम लोग। एक होता है आपके पास नल हाइपोथेसिस, H0 ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अज्यूम करता है कि कुछ इफ़ेक्ट या डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यू टीचिंग मेथड का इफेक्ट स्टूडेंट के मार्क्स पर 0 है, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक होता है आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम लिखते हैं H1 इस तरह से। ये कहता है कि इफ़ेक्ट या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एक होता है टेस्ट स्टैटिक,
ये क्या बोलता है कि डाटा के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, इट कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है, अब ये पी वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, ये अज्यूम करता है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू है, और इसका मकसद होता है चेक करना कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट आपके नल हाइपोथेसिस के अंडर कितना लाइकली पॉसिबल है। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक at least as extreme as the one observed assuming the null hypothesis is true। यही आपको मैंने बताया अभी पी वैल्यू का मतलब, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। अगर मान लो आपकी पी वैल्यू 0.03 है ना, मतलब अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो 3% चांस है कि इतना एक्सट्रीम रिजल्ट भी आपको मिले। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल। अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ 10 आपके कितने आपने स्कोर किया, डू लेट मी नो। ऑल राइट, अब मुझे आप बताइए कि टोटल 50 में से आपने कितने मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं, क्या है आपका टोटल स्कोर, राइट। और हम मिलते हैं अगली क्लास में एक और MCQ सीरीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर।